हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? और गुड। चलिए चैंपियंस, आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट। बात करेंगे आज हम पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट कि कितनी पावर कंज्यूम करता है कोई भी एसी सर्किट जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लगे होंगे। ऑफ कोर्स अभी हम सीरीज में ही बात कर रहे हैं। तो पावर कंज्यूम इन एसी सर्किट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द पावर कंज्यूम इन एन एसी सर्किट, वो आज हम बात करेंगे। और डिफरेंट एलिमेंट्स में यानी रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में कितनी एवरेज पावर कंज्यूम होती है एक साइकिल के अंदर, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। तो आइए बात करते हैं कितनी पावर है हमारे एसी सर्किट के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। So the topic is power consumed in an AC circuit। ऐसा सर्किट जिसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ईएमएफ का और उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्लो कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डीसी सर्किट में जब पढ़ते थे तो पावर पावर क्या होता है? द रेट एट व्हिच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर किस रेट से एनर्जी का कंजप्शन चल रहा है उसको पावर कहते हैं, है ना? तो डीसी सर्किट में पावर क्या होता है? सिंपली वोल्टेज को लो, करंट को लो और मल्टीप्लाई कर लो, है ना? दैट इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द पावर। बट एसी सर्किट में होता क्या? वोल्टेज की वैल्यू बदलती रहती है, करंट की वैल्यू बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? टाइम के साथ साथ, साइनसॉइडली या हार्मोनिकली, है ना? एंड मोर ओवर जो वोल्टेज और करंट रहते हैं, कई बार वो सेम फेज में होते हैं, कभी वो आउट ऑफ फेज में होते हैं, कभी वो कुछ फेज डिफरेंस के साथ चल रहे होते हैं। तो पावर की वैल्यू एक तो आ नहीं सकती, है ना? तो चेंज होती रहेगी पावर की वैल्यू। तो कितना आएगी पावर, वो एक बार यहाँ पे चेक आउट कि कैसे अलग हुआ डीसी के साथ या डीसी के साथ कंपेयर किया जाए, तो वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है? the rate at which the electrical energy is consumed in the circuit is called as electric power। क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो एज voltage and current are very sinusoidally, sinusoidally vary कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, so power instantaneous simply given as voltage instantaneous and current instantaneous, है ना? So V we know very well, it is equal to V naught sin of omega t and I is equal to I naught sin omega t। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि करंट जो कुछ फेज एंगल फाई से लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। लैग कब करता है करंट? वैसे हम पढ़ चुके हैं यस क्लासेस में। मैं देखा था कि जब कुछ इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट होता है तो वहां पे वोल्टेज आगे चलती है। यहाँ पे भी हम ऐसे कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं कि करंट पीछे चल रहा है और वोल्टेज आगे चल रही है ना? तो कितना फेज डिफरेंस है? बेटा से पाई का यहाँ पे फेज डिफरेंस। किसी भी असम्पशन है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा करंट पीछे ही रहेगा, हमेशा वोल्टेज आगे रहेगी। सेम फेज में भी हो सकते हैं, करंट भी आगे हो सकता है। तो पावर इंस्टेंटेनियस इज सिंपली इक्वल टू V into I। पावर इंस्टेंटेनियस को PI भी कह सकते हैं। तो PI is simply equals to V naught sin of omega t multiplied by I naught sin of omega t minus phi। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर किया जाए तो इंस्टेंटेनियस पावर PI is equals to V naught I naught sin omega t multiplied by sin omega t minus phi। तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, अब इसी को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो पावर इंस्टेंटेनियस को हम लिख सकते हैं कि काम करते हैं V नॉट I नॉट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा? 2 sin ओमेगा t sin of ओमेगा t minus 5।
कुछ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे बननी है जो आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, साइन ए साइन बी 2 है ना, 2 साइन ए साइन बी ए जैसे क्यों होता है, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ a minus b minus cos ऑफ a plus b। इसी के अकॉर्डिंग अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इज सिंपली v naught equal to voltage equal to current divided by 2 cos of omega t minus omega t plus 5। ये हो गया आपका एक तरीके से a, और ये पूरी चीज होगी b। तो a माइनस b करेंगे तो ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा। इसमें से फिर डिफरेंस करेंगे हम cos a प्लस b यानी कि ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपके पास आएगा v नॉट i नॉट डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 से cos 5, यहाँ ब्रैकेट में लिखते थे माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस, तो ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, आपको पावर मिल जाएगी। तो सिंपली इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एवरेज पावर की, एवरेज पावर कंज्यूम for one complete circuit, तो क्या होगा, तो हम जानते हैं सिंपली P एवरेज आपके पास आ जाएगा V नॉट I नॉट बाय 2, और इस चीज का एवरेज। अब इस चीज की अगर हम बात करें, यानी कि अगर मैं से cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस 5 की एवरेज वैल्यू की बात करें एक सेकंड के लिए, तो एवरेज कितना आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा 0? बिकॉज ये जो फैक्टर है, यानी कि ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म टाइम डिपेंडेंट है। ये आ रहा है यहाँ पे, तो जब आप एवरेज निकालते हो पूरी साइकिल के लिए, तो ये चीज क्या बन जाती है, cos की वैल्यू 0 हो जाती है। ये पूरा फैक्टर यहाँ से हट जाएगा, हमारे पास जो पी एवरेज बचेगा वो सिंपली बचेगा v नॉट i नॉट बाय 2 इनटू cos 5। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके फिर से लिखते हैं। ये रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों इसकी एवरेज 0 के इक्वल है, ठीक है। तो एक बार अगर ये क्लियर है आपको, तो इसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे लिखते हैं, तो P एवरेज इज सिंपली इक्वल टू V नॉट, ये काम करते हैं, जो नीचे 2 था उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, V नॉट बाय रूट 2 I नॉट बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 5। So P average is simply, this is VRMS IRMS multiplied by cos phi. So average power is simply equals to RMS power into cos phi. RMS power को आप apparent power भी कह सकते हैं या virtual power भी कह सकते हैं। P RMS को आप apparent power भी कह सकते हैं या फिर virtual power भी कह सकते हैं, because this RMS power is simply the product of RMS value of voltage and RMS value of current। और RMS का नाम दूसरे आपको पता है कि वर्चुअल भी होता है, अफेक्टिव भी होता है ना। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या आता है कि जो ट्रू पावर है, दिस इज इक्वल्स टू एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय cos phi। cos phi का भी एक नाम होता है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, तो पहले हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। तो एवरेज पावर इज सिंपली इक्वल्स टू आरएमएस पावर मल्टीप्लाइड बाय cos phi। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू पावर इज इक्वल्स टू एपरेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। यहाँ पर cos phi का नाम पावर फैक्टर है, दिस cos phi इज नोन एज पावर फैक्टर। तो देख लेते हैं कुछ केसेस यहाँ पर, जैसे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट केस, if the circuit is purely resistive, circuit अगर आपके पास purely resistive होता है, तो there is no phase in the difference between the current and the voltage, तो phi सीधा सीधा 0 डिग्री आता है ना, याद है आपको। तो phi 0 डिग्री है, तो फिर हमारे पास एवरेज पावर कितना हो जाएगा, सिंपली
V naught by root 2 into I naught by root 2 powers of periodicity, which is 1. So average power is simply equals to RMS power. The average power is equals to RMS power अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है. दिस सिंपल सा फर्स्ट केस. ऐसे एक बार देख लेते हैं सेकंड केस. If the circuit is purely inductive, अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, बिकॉज करंट पीछे ही रहेगा फेज एंगल पाई बाई 2 से. ठीक है, तो हमारे पास फिर से एवरेज पावर कितना आ जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा हमारे पास वी आर एम एस आई आर एम एस और दो पाई. तो ऐसा कुछ होता है तो फिर से एवरेज पावर आ जाएगी. यानी कि एक सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट है वहां पे एवरेज पावर कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 0 वाट. तो एक ऐसा सर्किट जिसमें प्योर इंडक्टर लगा हुआ है वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा अगर सप्लाई कैसी है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है. डायरेक्ट करंट वाली सप्लाई है फिर तो पावर कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहता है. ऐसे हम थर्ड समझ लेते हैं. if the circuit is purely capacitive, सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो जाए तो कैपेसिटिव सर्किट में हमने पढ़ा होगा कि करंट जो है वो लीड करता है, वोल्टेज पीछे चलती है. हम भी अपने एक्सप्रेशन मान के चल रहे थे कि यहाँ पे वोल्टेज आगे चलती है तो यहाँ भी पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, बट इस बार कितनी होगी माइनस ऑफ पाई, राइट, बिकॉज करंट इज लीडिंग, करंट यहाँ पे लीड कर रहा है. तो जब लीड कर रहा है पाई बाई 2 से तो 5 में को माइनस पाई बाई 2 देना पड़ेगा. है उससे फर्क नहीं पड़ता. एवरेज पावर फिर से कितनी आ जाएगी, वी आर एम एस आई आर एम एस cos of minus pi by 2. cos of minus pi by 2 फिर से 0 हो जाएगा. तो ये वाली एवरेज पावर भी आ जाएगी 0. यानी कि अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, पावर कंजम्पशन एवरेज 0 ही रहने वाला है. हाँ, रेजिस्टिव सर्किट होता है तो फिर पावर कंजम्पशन हो जाता है, ज्यादा होता है. अच्छा, इसी में ऐसे भी हम समझ सकते हैं फॉर सीरीज LCR. तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एक फेज एंगल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी पड़ती है. tan phi सिंपली xl minus xe by r. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या cos phi is equal to r by z करके भी निकाल सकते हैं. तो आपकी मर्जी रहती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी मर्जी तब रहती है जब वैल्यूज कौन सी गिवन है उसके हिसाब से आप अपनी मर्जी चलाएं, है ना. तो tan phi is equal to xl minus xe by r. बाकी की वो रहने वाला है p average is equal to rms power which is Vrms into Irms multiplied by cos phi. आप cos phi भी यूज कर सकते हैं. cos phi की वैल्यू कितनी थी, इक्वल टू r by z. तो सीधा सीधी वैल्यू निकल जाएगी. एवरेज पावर कितना हो जाएगा, Rms पावर विदाउट r by z. दैट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. ये हम पढ़ चुके. अच्छा, सोर्स में ही या मैं इसमें आते हैं. in the series LCR circuit is it resonance. अगर ये सीरीज LCR का सर्किट रेजोनेंस में आता है तो जब रेजोनेंस में आता है सर्किट तो हम जानते हैं XL becomes equals to XC और phi फिर से कितना होता है 0 डिग्री. सर्किट प्योरली रेजिस्टिव में बिहेव करता है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे भी क्या आएगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू RMS पावर इनटू 1. बस यहाँ पर भी क्या होता है, cos phi की वैल्यू 1 हो जाती है. हम पावर फैक्टर भी कहते हैं. एवरेज पावर फिर से RMS पावर के इक्वल आ जाती है. एंड हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे रेजोनेंस के बारे में, पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है. तो सिंपल सी चीज, पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट. अलग अलग केसेस के हमने समझ लिया. एक बार जरा वो पावर फैक्टर जो हम बात करते हैं वो एक बार लिख लेते हैं. तो पावर फैक्टर जिसको यहाँ पे हमने cos phi से डिनोट करा है तो सिंपली क्या होगा, एक रेशियो तो हो गया which is equal to the ratio of true power consumed in an AC circuit divided by average, not average, divided by apparent power.
or you can say 2 power divided by virtual power, ये चीज बन जाती है यहाँ पे पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर जो होता है cos फाई, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, मिनिमम क्या हो सकती है 0। 0 कब होगी जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा, इसे एक बार तो सॉरी प्योरली इंडक्टिव होगा, प्योरली इंडक्टिव हो जाए या प्योरली कैपेसिटिव हो जाए, या फिर सीरीज एलसीआर रेजोनेंस में आ जाए, सीरीज एलसीआर एट या इन रेजोनेंस, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो रेजोनेंस में आता है सीरीज एलसीआर सर्किट, तो ये चीजें पॉसिबल है। इसको एक बार ऐसा लिख देते हैं। ये 1 कब हो जाता है जब आपका सर्किट ऐसे लिख देते हैं, जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाए। एक गड़बड़ होगी यहाँ पे, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो ये चीज बन जाती है, प्योरली कैपेसिटिव हो या प्योरली इंडक्टिव हो तो ही आपका पावर फैक्टर 0 होगा। अगर प्योरली रेजिस्टिव हो जाए या फिर सीरीज एलसीआर आ जाए रेजोनेंस पे, सीरीज एलसीआर रेजोनेंस, अगर ऐसा होता है तो भी आपका क्या होगा पावर फैक्टर 1 which is the maximum value, मिनिमम वैल्यू 0। बाकी टाइम जब कुछ फेज एंगल डिफरेंस फाई होगा तो वैल्यू पावर फैक्टर की 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चले, सिंपल सी चीज है इसको। पावर फैक्टर ध्यान में रखिए 1 कब होता है 0 कब होता है और 0 से 1 के बीच में कब होता है। ऐसी एक सिंपल से एक और चीज होती है वॉटलेस करंट। वॉटलेस का नाम ये तो दिखाई नहीं था, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब सिंपल सी बात है, पावर कंजम्पशन है। If the power consumption by a current flowing in an AC circuit is 0, then the current is termed as whattless। तभी हम इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, whattless current बोलना। पावर कंजम्पशन 0, और पावर कंजम्पशन 0 कब होगी, सिंपल सी बात, फिर से वही चीज फिर रिपीट हो गया। अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव। तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो जो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा प्योरली इलेक्ट्रिक सर्किट में या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, तो करंट कैसा हो जाएगा, वो करंट हो जाएगा वॉटलेस करंट। वॉट लग जाएगी वहां पे, है ना। तो वॉटलेस करंट हो जाएगा। तो चलते हैं इससे आगे। अब जरा एक वो डेरिवेशन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। एवरेज पावर कंजम्पशन, पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस, एवरेज पावर एसोसिएटेड with resistor। कैसा रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर है ना, ये रेजिस्टिव पार्ट है इसका, बाकी सब चीजें नहीं। तो एवरेज पावर की अगर बात करें तो पावर तो वही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर टाइम। तो हम कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, बिकॉज़ ये वेरी करता रहेगा, वोल्टेज वेरी कर रही है, करंट वेरी करेगा, वर्क डन भी वेरी करेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सिंपली इक्वल्स टू पावर व्हिच इज इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाइड बाय dt, है ना। तो dw को हम यहां पे लिख सकते हैं, पावर इज सिंपली इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट इनटू dt। अब ये वोल्टेज कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये करंट कौन सा है, इंस्टेंटेनियस। तो dw के पास कितना आ जाएगा, v हम जानते हैं इट इज इक्वल टू v नॉट sin ऑफ ओमेगा t, i हम जानते हैं इट इज इक्वल टू i नॉट sin ऑफ ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय dt। तो dw को यहां पे लिखा जा सकता है v नॉट i नॉट sin स्क्वायर
ओमेगा टी इनटू डी टी। तो डी डब्ल्यू यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा बी नॉट आई नॉट। अब एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इस टाइप से बन जाएगा 2 sin स्क्वायर। हमको आइडेंटिटी याद है cos 2 थीटा की, और इस cos 2 थीटा इज 1 minus 2 sin स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे that dw is equal to v naught I naught divided by 2 sin square omega t would be simply 1 minus cos 2 omega t whole multiplied by t। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस का यहाँ पे यूज करा, और इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई किया। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन W कितना हो जाएगा, ये सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा dW का। हम बात कर रहे हैं एवरेज पावर की, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर 2 फुल साइकिल की बात हो रही है, 0 से लेकर 2 में t है ना, 0 से लेकर t dW। तो वर्क डन इज सिंपली, अच्छा v नॉट i नॉट बाय 2 को कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, अपने पास बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ dt minus cos 2 omega t dt। इसका नाम 0 से लेकर इंटीग्रेशन का। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट हम अभी तक इतना चैप्टर हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेशन हमने एक्सप्रेशन पहले भी फाइंड हो गए थे, हमें सीधा सीधा दिखता है कि इसकी वैल्यू 0 ही आती है, dt की इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो वर्क डन सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे v नॉट i नॉट बाय 2। तो पावर है सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा v नॉट i नॉट अपॉन 2। इसको लिखा जा सकता है v नॉट बाय 2 I नॉट बाय 2। तो एवरेज पावर इज सिंपली इक्वल्स टू वोल्टेज आरएमएस इनटू करंट आरएमएस। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो आता है फाइनल, वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, बट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। ये जो चीज आएगी दिस थिंग इज इक्वल्स टू cos फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, cos 2 ओमेगा t टाइम डिपेंडेंट टर्म, पूरे साइकिल की जो एवरेज आता है वो 0 आता है। अगर और इसको सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम इंटीग्रेशन में फर्स्ट जो लेक्चर था इस चैप्टर का, जब हमने बात करी थी आरएमएस करंट के बारे में या एवरेज करंट के बारे में, तो हमने यही चीज की, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फॉर अ रेजिस्टर पावर इज इक्वल टू V RMS, कौन सी पावर, एवरेज पावर, V RMS I RMS का टोटल। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। यहाँ पे भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू P into dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इज इक्वल टू V नॉट sin omega t multiplied by I नॉट sin omega t minus pi by 2। क्यों, बिकॉज करंट जो है वो लैग करता है, ओमेगा t minus pi by 2 into dt। तो dW यहाँ पे कितना आ जाएगा V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय नथिंग है ना, अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं sin of omega t multiplied by sin of omega t, हम करते हैं omega t minus 2 into dt। तो dW is equal to v naught I naught। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ना, ये है sin of omega t, sin omega t minus pi by 2 को मैं लिख सकता हूँ minus sin pi by 2 minus omega t। हाँ जी चैंपियंस देख सकते हैं ना सर, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मैंने एंगल को रिवर्स कर तो माइनस साइन बाहर आ गया, sin पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज आल्सो नोन एज cos ओमेगा टी। तो dw यहां पे कितना बन जाएगा, dw इज इक्वल टू v नॉट, माइनस साइन बिल्कुल बाहर ले आते हैं, i नॉट sin ऑफ ओमेगा टी cos ऑफ ओमेगा टी इनटू dt।
और क्या किया जा सकता है, अब आप 2 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 sin a cos b ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे वर्गन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक sin की टर्म है एक cos की टर्म है, एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे मुझे ये चेंज कर दिया dw इक्वल्स टू माइनस ऑफ v नॉट i नॉट बाय 2, अब 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा sin 2 ओमेगा t t। वर्गन करने के लिए हमें या वर्गन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर से dw को 0 से थीटा, मतलब हो गया v नॉट i नॉट बाय 2 माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर t sin ऑफ 2 ओमेगा t into t। तो वर्ग यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला है v नॉट i नॉट अपॉन 2 माइनस साइन sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन जो भी cos 2 ओमेगा t माइनस है ना, एक माइनस और एक माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 of ओमेगा, लिमिट्स आर 0 to t। तो क्या लिख सकते हैं, वर्ग है सिंपली v नॉट i नॉट बाय 4 ओमेगा cos 2 ओमेगा को हम 2 पाई बाय t पुट करेंगे, पहले लिमिट डालेंगे t, फिर उसके बाद आ जाएगा cos ऑफ 2 ओमेगा को फिर से 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t दूसरी लिमिट डालेंगे, अच्छा ये तो पूरा बनेगा cos 0, यहाँ पे दिख रहा है cos 2 into 2 पाई बाय t into 0, तो cos 0 ये हो जाएगा sin, सॉरी ये हो जाएगा cos 4 पाई, लिख सकते हैं वर्ग करने सिंपली इक्वल्स टू v नॉट i नॉट डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा cos ऑफ 4 पाई माइनस cos ऑफ 0, cos 4 पाई की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 minus 1 is 0, पूरा वर्ग 0। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, वर्ग जो आ गया है वो आ गया है v नॉट i नॉट बाय 2 cos 4 पाई वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, वर्ग 0, what is power, simply वर्ग अपॉन टाइम लेते हैं, ये भी हो जाएगा 0। तो पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज, प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0, क्योंकि कैपेसिटिव में भी 0 आता है इसलिए वो मैंने बोल दिया, बट हमने यहाँ पे देखा कि फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट डेरिवेशन से देख लिया, पहले भी हमने देखा था कि cos पावर फैक्टर जब बात करें तो वहां पे cos pi/2 आता था, तो वो फिर से नॉर्टन 0 होता था, पावर 0 है, फॉर अ प्योर इंडक्टिव सर्किट power average is equal to, फाइनली हम बात कर लेते हैं ऊपर एवरेज पावर consumed in a pure capacity circuit। और आना तो यहाँ पे 0 ही है, बट फिर भी हम डेरिवेशन यहाँ पे देख लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज v into I into dt है ना, तो dw हमें कितना आ जाएगा, v equals to v naught sin omega t, I equals to I naught sin omega t plus pi by 2 into dt। आप फिर से इसको क्या लिख सकते हो, dw equals to v naught I naught sin omega t, इसको आप लिख सकते हैं cos of omega t into dt। फिर से वही सेम प्रोसेस v नॉट i नॉट बाय 2 करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, sin ओमेगा t cos ओमेगा t into dt। तो dw आपके पास कितना आ जाएगा, v नॉट i नॉट बाय 2, ये फिर से क्या बन गया sin ऑफ 2 ओमेगा t into dt। इसका इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा कि 0 होता था, वहां पे डिफरेंस क्या था, माइनस साइन नहीं पहले लगा होता, अब आप इंटीग्रेट करते हो फिर से माइनस साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं मैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो लॉग सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dw कहां से 0 से, किसका इंटीग्रेशन, v नॉट i नॉट बाय 2 इनटू sin ऑफ 2 ओमेगा t dt 0 से लेकर t, v नॉट
बड़ा नहीं होता है, नहीं रुकेगा। चलो हम आपको सॉल्व कर लेते हैं। तो v नॉट I नॉट बाय 2 आउट ऑफ इंटीग्रेशन इज रिलेटेड की sin of 2 ओमेगा t into dt। ये v नॉट I नॉट बाय 2 sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 ऑफ विद अ माइनस साइन। देखो माइनस साइन को हम यहाँ लगा रहे हैं, माइनस साइन लिमिट्स डालेंगे 0 से लेकर t, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा v नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो फिर से हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई, फिर से हो जाएगा cos ऑफ 0 जब आप सॉल्व करेंगे तो लॉगरिथम कितना आएगा यहाँ पे 0, एवरेज पावर में कितना आएगा, तो फॉर अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट एवरेज पावर is 0 for a complete cycle। कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो फिर पावर 0 होगा। तो मैंने कहा कि सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट जो होगा वो ही पावर कंज्यूम करेगा, इंडक्टिव सर्किट होगा उसकी पावर कंजम्पशन भी 0। डेरिवेशन से भी देख लिया हमने, पहले पावर फैक्टर वाले केस में देख लिया, एंड ऐसे ही प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो भी पावर कंजम्पशन 0 आएगा, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट की पावर कंजम्पशन। ठीक है, रेजोनेंस में जब जाता है जब एलसीएम सर्किट तो भी पावर कंजम्पशन आपकी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस जितनी पावर कंज्यूम करता है उतनी ही पावर कंजम्पशन हो जाती है सीरीज एलसीएम। तो ये था सब कुछ पावर कंजम्पशन के बारे में। तो ऑलमोस्ट अब हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। अब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे आएंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में और जनरेटर के बारे में, वो अपकमिंग क्लास है ना। तो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट्स आते हैं उसको पूछिए, इन सारी डेरिवेशंस को प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज़ देखने में आसान लगता है, अच्छा हाँ ऐसे 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 हो गया, पर जब आप खुद से लिखने बैठते हैं, खुद से ट्राई करने बैठते हैं तो आप अटकते हैं। तो उस जो अटकना है वो आपके एग्जाम में नहीं होना चाहिए, आप खुद की जब प्रैक्टिस करें तब अटकना चलेगा, तब आप देखेंगे कैसे करना है इसको आगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।